नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और सच की पड़ताल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की जहरीली हवा की। दिल्ली की जहरीली होती हवा को लेकर सब चिंता जता रहे हैं। दिल्ली सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट तक मान रहे हैं कि दिल्ली में बीमार बनाती इस हवा पर काबू पाना जरूरी है। आज सुबह दिल्ली का AQI 356 तक पहुंच गया, जो चिंता को बढ़ाने वाला है। और शाम होते होते हवा कुछ सुधरी, लेकिन वो सुधार भी काफी नहीं है। इसे बहुत खराब श्रेणी में ही माना जाएगा। अगर AQI 356 है तो बहुत खराब श्रेणी है। PM 2.5 का स्तर WHO द्वारा स्वीकृत स्तर से 2.5 गुना ज्यादा है। PM 10 का स्तर 38 पर है, जो 15 होना चाहिए, यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा। दिल्ली में ग्रेड 2 शुरू हो चुका है। दिवाली आते आते हवा और खराब होने का अंदेशा है। सुप्रीम कोर्ट पराली को लेकर राज्य सरकारों और एजेंसियों को फटकार लगा चुका है। इन सब के बावजूद दिल्ली की नाक के नीचे पराली जल रही है। ये ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक हवा का रुख पश्चिम की ओर होने से दीपावली तक कार्बन मोनोऑक्साइड में 7% का इजाफा होगा। दिल्ली के मुहाने पर कैसे धधक रही है पराली, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीर पंजाब या हरियाणा के किसी दूर दराज इलाके की नहीं, बल्कि दिल्ली की नाक के नीचे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की है। दिन दहाड़े खेतों में धड़ल्ले से सुलग रही है पराली। इसका जहरीला धुआं आसपास की गगनचुंबी सोसाइटियों में रहने वालों की सांसों और हवा में घुलकर दूसरे लोगों को बीमार कर रहा है। ये हाल तब है जब प्रदूषण का मुकदमा देश की सबसे बड़ी अदालत में है और प्रदूषण रोकने की 4 राज्यों की भूमिका कटघरे में। लेकिन ये तो महज शुरुआत भर थी। दिन जैसे जैसे ढलने लगा, दिल्ली और आसपास के इलाके को जहरीले धुंध ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट की लाख सख्ती के बावजूद दिल्ली के आसपास दिन में भी पराली जलती है और रात को भी पराली जलती है। लेकिन आप देखिए कि ईस्टर्न पेरिफेरल के ठीक बगल में आप देखिए कि किस तरीके से बागपत का यह इलाका लगता है और यहाँ पर पराली जल रही है। अंधेरा होते होते दिल्ली से महज 10 किलोमीटर दूर पराली जलाते खेत दूर से ही नजर आने लगे। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भले ही अपने 40 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी पराली जलाने की रोकथाम पर लगाई हो, लेकिन रात के अंधेरे में ऐसे खेतों तक पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकारें केवल हाथ पर हाथ धरे बैठी हों। कोई भी किसान पाया गया, उस वक्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी होगा और सजा भी होगी और 2 साल में इसकी कोई फसल नहीं बिकेगी। हरियाणा के गांव-गांव में मुनादी करवाई जा रही है। पराली जलने की निगरानी सैटेलाइट से होती है और कार्रवाई जमीन पर। देखिए, दिल्ली से सटा हुआ सोनीपत का एक गांव है और आप देख सकते हैं कि हम एक रेड टीम के साथ में जा रहे हैं। ये आप देखिए, ये सोनीपत के कृषि विभाग की टीम है और इस टीम को शाम को 5:30 बजे तक एक लोकेशन आती है कि कहां पर पराली जलाई जा रही है या कहां पर जो है वो आग लगी हुई है। तो लोकेशन जब आती है और ये लोकेशन सैटेलाइट के ज़रिए जो है वो चिन्हित की जाती है और फिर अलग अलग ज़िलों के कृषि अधिकारियों को मेल से दी जाती है और उसके बाद में कृषि अधिकारी इस तरीके से अपनी टीम के साथ में उस जगह पर जाते हैं और फिर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा सरकार ने अभी पराली के मामले में कृषि विभाग के 27 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था। यही नहीं, पराली न जले इसके लिए ग्रामीण स्तर पर निगरानी कमेटी, जिला स्तर पर कृषि विभाग की टीम और इसकी निगरानी करने के लिए CPCB का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रतिदिन जो है हर्षक इसरो के द्वारा शाम को जानकारी दी जाती है। जानकारी मिलने के बाद
फिर हमारे डिपार्टमेंट की टीम जो हमने हर गाँव में लगा रखी है वो उस मौके पर पहुंचकर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, और उस वेरिफिकेशन करने के बाद यदि वहां पर आग लगी हुई मिलती है तो कानूनी अनुसार, नियम के अनुसार वहां पर जुर्माना किया जाता है, और उसके साथ साथ जो है जरूरत पड़ती है तो FIR भी दर्ज की जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि दिल्ली NCR के प्रदूषण का ठीकरा सिर्फ पराली पर नहीं फोड़ा जा सकता, बल्कि दिल्ली में तो प्रदूषण की त्रिवेणी बह रही है। मैं इस वक्त दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से जो डीजल की गाड़ियां आती हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जानकारों के मुताबिक तकरीबन 12 से 15% जो दिल्ली का प्रदूषण है वो इन गाड़ियों के वजह से होता है। यही वजह है कि दिल्ली में इस खतरनाक प्रदूषण की कीमत यहाँ रहने वाले लोग चुका रहे हैं। इस साल छपी लॉन्सेट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर 100 में से 12 मौत वायु प्रदूषण की वजह से हो रही है। ऐसे में सरकार को और खुद आम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार और ठंड के मौसम का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रदूषण को रोकने के लिए साल भर सख्त प्रयासों की दरकार है। सोनीपत से राम और रोहित विश्वकर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। सरकार कह रही है कि हम सक्रिय हैं, लेकिन पराली जल रही है, दिल्ली का दम घुट रहा है। हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में ही, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हम सीधे रवीश से ही जान लेते हैं। रवीश, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा ग्रामीण स्तर पर निगरानी कमेटी है, जिला स्तर पर कृषि विभाग की टीम है और इनकी निगरानी के लिए CPCB का नोडल अधिकारी भी है, फिर भी पराली जल रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए अनंत, कल हम लोग गए थे, देखा कि रात को शाम से ही जो है वो पराली जलती है और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रात को रास्ता नहीं होता है और देर से सूचनाएं मिलती हैं। उसके वजह से भी कई सारी जगहों पर जो है वो किसान चोरी छुपे पराली जला देते हैं। सुबह जब तक टीम आती है तब तक पता चलता है कि उसको पानी से बुझा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जानकारी जो है वो संबंधित टीम को देर से भी मिलती है। सैटेलाइट पहले देखा जाता है, फिर उसके बाद में सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, फिर वो टीम एक्टिवेट होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिर किसानों के सामने विकल्प क्या है। अगर आप पराली को सस्ते तरीके से उनको या तो खाद बनाने की कोई आपके पास में व्यवस्था हो या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था हो ताकि उस पराली का अच्छा दाम मिले, तो सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन किसानों को सबसे आसान तरीका यही लगता है कि खेत में आप पराली को जला दो और उसके बाद दूसरी फसल बो दो। पूरे के पूरे मामले में अलग अलग राज्य इन्वॉल्व हैं, अलग अलग राज्य सरकारें इन्वॉल्व हैं। हमने देखा सरकारी स्तर पर दावे होते हैं, हम किसी सरकार का नाम नहीं लेंगे, कि हम मशीनें उपलब्ध करा रहे हैं, हम सब्सिडी पर ये दे रहे हैं, हमने डिकम्पोजर तैयार कर लिया है, खाद बन जाएगी। क्या ज़मीन पर ऐसा कुछ नज़र आया आपको? देखिए, सरकार दे रही है, लेकिन ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ यानी कागजी कार्रवाई इतनी बड़ी होती है कि एक जो आम किसान, एक छोटा जो किसान है, वो इन सारी चीज़ों को नहीं पूरा कर सकता। अब आप देखिए कि पराली को जो विकल्प दिए गए हैं, 18 लाख रुपए तक के जो ट्रैक्टर हैं और जो उसकी मशीनें हैं वो 18 लाख रुपए तक में आती हैं। अब आप सोचिए एक छोटा सा किसान उस 18 लाख में कैसे जो है खर्चा करेगा इन सब पर। सरकार ये कह रही है कि अगर एक गांव में एक शख्स को, हम एक किसान को ये मशीनें देते हैं तो सारे परालियों का इंतजाम करे। लेकिन जब व्यवहारिक धरातल पर उतरते हैं हम लोग, तब उसमें देखते हैं कि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे किसान हैं जो छोटी जोत के किसान हैं और वो जो है सबसे आसान तरीका यही पाते हैं कि पराली को जलाना ही उनके लिए आसान तरीका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका विस्तार से इस पर बातचीत करने के लिए। तो रवीश ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और उन कारणों को भी हमारे सामने बताया कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, चल लौटते हैं। NDTV के वर्ल्ड समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बातें कहीं, अपने 125 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और फिर 2047 का विजन रखा। कहा कि विकास की इस रफ्तार से 2047 का जो ख्वाब है वो एक जन आंदोलन में बदल गया है। इन 125 दिनों में 3 करोड़ पक्के घर बने,
15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलीं, 8 नए हवाई अड्डों पर काम शुरू हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार हो गया और ग्लोबल दुनिया में भारत की इस रफ्तार पर सबकी नजर रही। पहले सुनते हैं उनके इस वक्तव्य को। अभी हमारी सरकार के थर्ड टर्म के करीब 125 डेज पूरे हुए हैं। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं, 8 नए एयरपोर्ट पे के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री शुरू से ही 2047 की बात करते रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो अमृत महोत्सव हुआ था, उसमें भी वो 100 साल बाद के सपने का जिक्र करते रहे। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का जो उनका लक्ष्य है, उसमें आम लोगों को भागीदार बनाने की बात है। पहले सुनिए वर्ल्ड समिट में उन्होंने क्या कहा। अब हम बीते हुए कल और आज की तुलना करके आराम फरमाने वाले लोग नहीं है। अब सफलता का मापदंड सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या पाया, अब हमारा आगे का लक्ष्य है हमें कहां पहुंचना है। हम उस ओर देख रहे हैं। अब कहां तक पहुंचे, कितना बाकी है, कब तक पहुंचेंगे, यानी एक नया अप्रोच लेकर के मैं पूरी सरकारी मशीनरी के साथ काम ले रहा हूं। अब भारत फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। और भारत के विकास को लेकर पीएम के इस विजन पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुनील सिन्हा जी हैं, अर्थशास्त्री। इसके अलावा अजय दुआ जी हैं, पूर्व वाणिज्य सचिव। रामकृपाल सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुनील जी आपसे ही है। आप एक अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था की बातों को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। जो पीएम का विजन है, जो उनका लक्ष्य है, जो उनका संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, हमारे जो संकेतक हैं अर्थव्यवस्था के, वो क्या बता रहे हैं? हम कितना करीब हैं उस लक्ष्य के? जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या उतनी रफ्तार काफ़ी है या इसको और बढ़ाने की, एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है? देखिए, विकसित भारत का जो सपना है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि हमें उस ओर कदम बढ़ाना है और भारत को एक विकसित देश के रूप में वो 2047 तक देखना चाहते हैं। ये एक अच्छा विजन है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर हम उसको आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो उस समय जो है, अगर हम भारत को एक विकसित देश कहना चाहेंगे तो उस समय जो भारत की पर कैपिटा इनकम है वो 14,000 यूएसडी से, पर कैपिटा इनकम 14,000 पर पर्सन से ज़्यादा होनी चाहिए। इस समय जो भारत की जो स्थिति है वो ये है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो रफली अराउंड 2,300 यूएसडी के आसपास है। तो जो गोल है वो काफ़ी मुश्किल है और कठिन भी है, परंतु जो सोच है वो ज़रूर सराहनीय है जी। अगर हम इसको थोड़ा रियलिटी चेक के टर्म्स में समझने की कोशिश करें
और ये मान करके चलें कि भारत की अर्थव्यवस्था में जिस किस्म का ग्रोथ हमने 2015-16 से लेकर 2020 के बीच में देखा है, जी अगर उसी चीज को आप एक्स्ट्रापोलेट करें कि भाई 6.7% जो एवरेज ग्रोथ है वही अगर लगातार साल दर साल बनी रहे, जी और तब हम 2047 में कहाँ पहुंचेंगे, जी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम जो है अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी बन पाएंगे, ना कि हाई इनकम इकोनॉमी मैं आता हूं बन सुनील जी पाएंगे, आपके पास। जिसका मैं कि अजय सपना जी का मैं प्रधानमंत्री जी अजय देख जी रहे का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँगा। अजय जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगातार स्पेंडिंग बढ़ रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए घरों का निर्माण हो रहा है। इसके दो पहलू हैं, इसमें एक तो अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो रोज़गार भी मिलता है, प्लस उन लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं? ये धन्यवाद जी, आपने मुझे कार्यक्रम पर बुलाया उसके लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अभी आवश्यकता है। जरूर पिछले 10-15 साल में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसका हम परिणाम भी देख रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब प्राइवेट सेक्टर खर्चा नहीं कर रहा था या पैंडेमिक जब कोविड था, तो सरकार को आगे लीड लेनी थी और सरकार ने बहुत जिम्मेदारी से और अच्छे रूप से वो जिम्मेदारी निभाई है। उसी के कारण जैसे ही कोविड खत्म हुआ, हमने अपनी 5 से लेकर 7% तक अपनी रेट ऑफ ग्रोथ दिखाई। मैं तो यही अपेक्षा करूंगा कि ये जो हम एम्फेसिस प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राधान्यता दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये अगले 22 साल, अब 22-23 साल रह गए 100 साल को कंप्लीट करने में, ये इसी गति पे आगे चलना चाहिए। जी इतना ही नहीं, मैं अपेक्षा करूंगा कि अब प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, कारण तभी उनको फायदा है, देश को फायदा है। और उनको फायदा के बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर देश की व्यवस्था आर्थिक ठीक रही तभी वो उनका कल्याण होगा या वो आगे और विकास कर पाएंगे। ये एक पॉइंट है। दूसरा जो अभी जिसके बारे में चर्चा की गई थी, मैं ये कहना चाहूँगा, विकसित देश क्या है ये किसी ने नहीं डिफाइन किया कि वो अपर मिडिल क्लास पर कैपिटा इनकम होना जरूरी है। मैं ये चाहूँ या हमें बिल्कुल रिच नेशंस के कैटेगरी में जाना है। विकसित देश वो होंगे मेरी तरफ से जहाँ पे 4-5 हज़ार डॉलर, उसको जो भी उसके रुपए के हिसाब होगा, 5-1 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम हो। पर कैपिटा इनकम एकदम हर एक में बराबर बांट हो रहा है वो नहीं दिखाता। वो पूरा जीडीपी को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया कितना हो गया। उसके साथ साथ हर आदमी को हिंदुस्तान में आदमी औरत को नौकरी मिल रही हो और कोई भूखमरी देश में ना हो। पॉवर्टी जो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में हमने गरीबी से निकाला है। इस कारण अभी भी 25 करोड़ लोग और अगले 22 साल में आ जाएंगे। मैं आता हूं सर आपके पास। मैं रामकृपाल जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। रामकृपाल जी, आप बरसों से भारतीय पॉलिटिक्स को, अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, करीब से जान रहे हैं। ये जो तेज़ गति जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि 125 दिन में हमने इतना काम कर दिया, ये जो स्पीड है, ये स्पीड कितनी उम्मीद भरती है आम भारतीय में, एक हिंदुस्तानी में, हिंदुस्तान के लिए, फ्यूचर के हिंदुस्तान के लिए, 2047 के हिंदुस्तान के लिए? देखिए, अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो आप ये मान के चलिए कि इस देश का आम नागरिक जो है वो ये कन्विंस्ड है कि ये आदमी जो कहता है वो करने की कोशिश करेगा। अगर कहीं से कोई गलती भी हो जाती है तो कोई इल विल, किसी दुर्भावना या निजी हित को लेकर के नहीं ये आदमी करेगा। इस व्यक्ति के लिए देश और देश का विकास सर्वोपरि है जी। और एक लीडरशिप की एक सबसे बड़ी प्राइमरी चीज होती है, वो यह होता है कि नेतृत्व
हमेशा एक बड़े लक्ष्य को रखता है सामने, क्योंकि अगर आप हम लोगों को भी कहा जाता था कि अगर सीढ़ी का आखिरी डंडा पकड़ने का लक्ष्य है तो गिरते गिरते भी बीच का डंडा कहीं पकड़ लोगे, लेकिन अगर आपने पहले ही लक्ष्य बनाया कि मुझे तो सीढ़ी का निचला डंडा पकड़ना है तो नहीं कर सकते। तो मोदी जी उसमें से हैं। 10 सालों में उन्होंने वो कर दिया है, मैं कह रहा हूं कि जिसकी तमाम अर्थशास्त्री तमाम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जी सन 71 में इंदिरा गांधी ने 3 नारा लगाया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति और गरीबी दूर करेंगे। इसी से गरीबी दूर करना, प्रीवी पर्स की समाप्ति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी गरीबी हटाओ, प्रीवी पर्स समाप्ति। और इस देश की जनता ने निछावर हो गई इंदिरा जी के पर, और इंदिरा जी आ गई। लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था आम आदमी को, जिसको गांधी जी कहते थे अनटू दिस लास्ट, वो जो अंतिम व्यक्ति है, उस अंतिम व्यक्ति को बैंक के दरवाजे तक ले जाने के लिए किया गया था। वो काम मोदी ने किया। और आप बताइए ईमानदारी से, क्या जब मोदी आए थे तो हम लोग सोच सकते थे कि इतनी जल्दी इसी व्यवस्था में वाकई इतने लोगों का बैंक अकाउंट खुल जाएगा? जी नहीं, हम कोई कर्म न्यास कहने को कोई भी कह ले, लेकिन वाकई नहीं था। और उसी बैंक के कर्मचारियों को लेकर के उन्होंने किया। दूसरा, जब उन्होंने स्टार्टअप्स की बात की तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप देखिए आज की तारीख में, तो मेरा ये कहना है कि हमें नहीं भूलना चाहिए। और बहुत सही हमारे वाणिज्य सचिव जी ने जो बात कही अभी, कि विकसित भारत का मतलब क्या होता है। पहली चीज, हम आज की तारीख में आज भी हम कुछ क्षेत्रों में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा रामकृपाल जी, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।